मेरा नाम राखी है। मैं एक छोटे से गांव की भोली भाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी एक विधवा बुआ और मेरे चाचा चाची रहते थे। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। एक दिन रात के 2 बजे मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वह मुझे बड़ी बुरी तरह से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने रात के इस वक्त क्या हो गया हो। मैं उन पर बहुत हैरान हो गई थी, जबकि ना तो अभी स्कूल का वक्त था और ना ही घर में कोई काम था। रात के 2 बजे हुए थे। मुझे सोए हुए अभी 2 ही तो घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई करने की वजह से देर से सोई थी। इतने में ही मेरी माँ ने मुझे रात के 2 बजे उठाकर परेशान कर दिया। मैंने माँ से कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे बार बार यही कहे जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से उठी और कहने लगी, जी बताइए, क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त मुझसे? उन्होंने कहा, सुनो राखी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी। मैंने कहा, कहाँ चलना पड़ेगा? वह भी रात के इस वक्त? मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी आंखें बराबर मले चली जा रही थी। माँ कहने लगी, चुप करो, धीमी आवाज़ में बात करो, ज़्यादा तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसती रहोगी। मैं माँ की ये सारी बातें सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने माँ से कहा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर क्या हुआ है? माँ ने मुझसे कहा, ज़्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना दोबारा तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ, जो तुमको इंसान ही नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कहीं नहीं जाना और अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। माँ ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, इस घर में ही मरती रहो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। आखिर यही सब सुनने के लिए तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती, तो तुम यहीं रहो। माँ ये कहकर बहुत गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ इस घर से भाग रही हैं। मैंने माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी, ठीक है, जाओ और जाकर सबको बता दो कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फिक्र है तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे कभी भी दुनिया वालों के सामने बेइज्जत नहीं होने देना चाहती हूँ। मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई भी फैसला कर लिया करती थी, लेकिन आज वह मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के इस समय एक माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो इस बारे में जानते ही हैं कि हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को ख़त्म करके मुझे अपने साथ लेकर मुझे न जाने कौन सी जगह लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की ही फिक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है।
किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसीलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक सफ़ेद चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी कि तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था कि किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो? जब हम घर का दरवाज़ा खोल कर जा रहे हैं तो ज़रूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। माँ आपको तो किसी भी बात की कोई परवाह ही नहीं है कि वह लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझसे कहने लगी, जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे छुप छुपा कर रेलवे स्टेशन की तरफ गए और वहाँ जाकर ट्रेन में बैठकर मैंने माँ से वही सवाल दोहराया। माँ कहने लगी, क्या तुम्हें पता है जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहाँ पर हम दोनों महफूज रहेंगे? मैं माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं कोई पेड़ से गिरा हुआ फूल हूँ। माँ गुस्से में कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने माँ से कहा, माँ अब तो मुझे बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हें नहीं पता है राखी, तुम्हारी बुआ ने क्या करके रखा था। वह मेरी जान लेना चाहती है, इसलिए कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पिता ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। ये लोग मुझे मारकर उस दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ मुझे आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, राखी अगर मैं आज यहाँ से ना निकलती तो सुबह तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। तुम जानती हो इन लोगों ने मुझे मारने का पूरा इंतजाम भी कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही घर वाले, मेरी बुआ और मेरे दादा दादी मेरी माँ की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने वहाँ दूसरे देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। वह लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर में आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पिता और उनके घर वालों को काफ़ी सारे पैसे देते। मुझे ये सोच सोच कर शर्म आ रही थी कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। माँ बताने लगी, बस वह इस औरत को घर में लाकर बसाना चाहते थे और दूसरी औरत को दिखाना चाहते थे कि उनके बेटे की कोई पहली पत्नी नहीं है। इसीलिए वह लोग तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे तो दिल ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब हम सारी ज़िंदगी अपने पिता के बगैर ही गुजारेंगे। मैंने माँ से सवाल किया कि माँ, पिताजी कभी हम लोगों के साथ अब नहीं रहेंगे, हमें उनके बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। माँ ने कहा, हाँ बेटी, हमें तुम्हारे पिता के बिना ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह कभी भी हमें उस दूसरी औरत के सामने कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें उस घर से लेकर यहाँ आ गई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस घर से भाग गई हूँ, ये सुनने के बाद तो वह बिल्कुल भी हमें नहीं अपनाएंगे। वही अंदाज़ा लगाएंगे कि ना जाने मैं तुम्हें खराब करने या बेचने के लिए कहाँ लेकर चली गई हूँ। हालांकि बेटी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा। मैं और माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी ने हम दोनों को छोड़ दिया था, वह भी बीच रास्ते में, वह भी उस दूसरी अमीर औरत से शादी करने के लिए। हम माँ बेटी के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती थी। ट्रेन में हमारे सामने ही एक जवान लड़का बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह लड़का बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहा था। इस तरह से देख रहा था कि जैसे वह हमें पहले से ही जानता हो। सफ़र बहुत लंबा था। शायद वह भी हमारी बातें सुनकर अपना दिल बहला रहा था या फिर ऐसे ही हमें देख रहा था। लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग अपनी मंजिल पहुंच चुके थे। फिर हमने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ी। उसमें माँ और मैं बैठकर न जाने कौन सी जगह चले गए थे।
माँ ने रिक्शे वाले को एक पता बताया और कहने लगी कि हमें इसी पते पर छोड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। हम एक घर के पास आ गए थे। ये घर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा भी था, जबकि आसपास काफ़ी और भी घर बने हुए थे। मगर उस घर की बात ही कुछ और थी। वह घर बहुत बड़ा था। मैंने माँ से पागलों की तरह कहा, माँ कि क्या ये हमारा घर है? माँ मुझसे कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पिता ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा कि मैं इतना बड़ा घर भी खरीदने के बारे में सोच सकती थी। हमें ऐसे ही गुजारा करना है। इस घर को मैंने देख लिया है। मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है। उसकी मदद से मैंने ये घर किराए पर लिया है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे और मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मेरा सपना है तुझे डॉक्टर बनना है। तुझे मेरे सपने को ज़रूर पूरा करना है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। माँ ने मुझे खूब प्यार किया और हम उस घर में दाखिल हुए। मैं सोच रही थी कि कम से कम उस घर से तो यही माहौल अच्छा था। उस घर में तो पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी जाती थी। मैं उस घर के कोने में जाकर देखने लगी और पूरा घर देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थीं और मैंने पहली बार उस घर के अलावा शहर का माहौल देखा था। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा लग रहा था। हम लोग यहाँ रहने लगे। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। हमारे घर के दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मूंछों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मैंने माँ को अंदर जाकर बताया कि बाहर कोई आया हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे किसने कहा था कि तुम जाकर दरवाज़ा खोलो? तुम यहाँ आकर फ़ौरन मुझे बताना चाहिए था। मैं माँ को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, अब जाओ, जल्दी जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। किसी के भी सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने बताया कि वह मकान मालिक था और एडवांस लेने आया था। माँ ने जाकर उसे पैसे दे दिए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। माँ मुझे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने बातों को घुमा दिया और कहने लगी, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहती हो? माँ ने मेरे पास आते हुए कहा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरा एडमिशन हो गया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वह स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत महंगा भी था। वहाँ पर हर चीज़ पैसों की ही मिलती थी। कॉपी किताबें भी बहुत महंगी मिलती थीं और स्कूल की फ़ीस भी बहुत थी। गांव में तो सब कुछ बहुत सस्ता होता था। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए मुझे शहर के स्कूल गांव के स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा था। मैंने माँ को ये बात बताई तो वह सोचने लगी और कहने लगी, राखी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, बाप भी हूँ। आगे से तुम ऐसी बातें सोचना भी मत। जितना भी खर्च होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ ये बातें कहकर मुझे बहुत तसल्ली दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि घर में नए नए तरीके की चीज़ें मौजूद होने लगी थी, जो हम अपने पैसों से तो कभी भी नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन हमारे घर में अजीब सी बात हुई। मैं अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। जब मैं कॉलेज से घर आई तो उस दिन कॉलेज से छुट्टी लेकर आ गई थी। उस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही छुट्टी लेकर घर आ गई तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर 2 लोग माँ के साथ बैठे थे। एक कोई उम्रदराज औरत और एक आदमी भी मौजूद था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि वह माँ के जानने वाले तो नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो कोई और ही लग रहे थे। माँ ने मुझे पहले से ही समझा रखा था कि घर में कोई भी आए तुम्हें उनके सामने नहीं आना है। तो इसीलिए मैं घर के बाहर ही उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वह लोग घर में आंगन में बैठे हुए थे। मैं काफ़ी देर तक इसी तरह से बाहर खड़ी रही। खड़े खड़े मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन माँ ने तो मुझे बहुत सख्ती से मना किया हुआ था। कभी भी मैं किसी के सामने ना आऊँ। अगर मैं इस तरह की कोई भी गलती करती तो हमारा रहना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है।
तो उन लोगों के जाने के बाद मैं घर के अंदर गई। मैंने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे बेटी, तुम हर बात को अपने सर पर सवार मत किया करो। डरो मत, ये लोग मकान के लिए ही बात करने आए थे। मैंने कहा, क्या बात करने आए थे ये लोग? माँ ने बताया कि ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। उनके पास कोई घर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आधा किराया दें और हमारे साथ रहें। पूरा मकान ये लोग खरीद नहीं सकते और ना ही किराए पर ले सकते हैं। माँ की बात सुनकर मैं उनसे इनकार करने लगी। मैंने माँ से कहा कि माँ, हम ऐसे नहीं रह सकते। आप तो जानती हैं ना कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। भले ही हम लोग कम खा लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ यहाँ नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, लेकिन मैंने माँ को वहीं रोक दिया। मैंने कहा, माँ, लेकिन कुछ नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। मैं अपनी माँ को ये बात करके वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर खामोश भी हो गई। 2-3 दिन तक माँ बहुत परेशान रही। वो मुझसे कहने लगी कि राखी, तुम कभी मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगी? मैं उनकी इस बात से हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपसे क्यों नफ़रत करने लगी? आप मेरी माँ हो और आपने मुझे इस दुनिया की कड़ी धूप से बचाया है। मैं आपसे नफ़रत करना तो दूर, आपके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकती, चाहे आप जैसी भी हो, लेकिन आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ मुझसे रोते हुए देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि ठीक है राखी, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी, और अगर तुम बदल गई तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने माँ से हंसते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप मुझे धमकी दे रही हो? मेरी इस बात पर माँ चुप हो गई थी, मगर मुझे उनकी आंखों में परेशानी नज़र आ रही थी जो वह मुझे बता नहीं रही थी। फिर 1 हफ्ता गुजर गया। मुझे एक और खबर सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि राखी, मैं घर के बीच में पर्दा लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को इस घर में जगह देना बहुत ज़रूरी है। मैंने माँ से कहा, क्यों माँ, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं कि आप इस मकान को आधा आधा करो। आप उस मकान मालिक को समझा क्यों नहीं देती? माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को इस घर में जगह देनी ही पड़ेगी। मकान मालिक मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं माँ से क्या जिद कर सकती थी? आखिर वह भी उस मकान मालिक के हाथों मजबूर थी। कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि हमारे घर में काफ़ी अच्छी तरह के पकवान बन रहे थे। दूध, सब्जी, चावल, फल, हमारे घर में हर तरह की चीज़ें मौजूद थीं। अब हमारे घर में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। माँ हमेशा एक ही बात किया करती थी कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। काफ़ी दिनों से मैं ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। हमें यहाँ आए हुए 3 साल गुजर चुके थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे घर के हालात सुधर चुके थे। माँ ने 25,000 का फ्रिज भी ले लिया था और घर में टीवी भी ले लिया था। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में नए सोफे भी डलवा दिए थे। मेरी फीस भी माँ हर महीने आराम से जमा कर देती थी, जबकि एक कमरे को मेहमानों के लिए भी सजा दिया गया था। माँ न जाने भगवान के आगे बैठकर अपनी कौन सी गलती की माफ़ी मांगती रहती थी और मुझे भी यही कहती थी कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं उनसे कहती कि आप कौन सी गलती की बात करती हैं, तब वह कहती कि वही गलती जो मैंने उस गांव को छोड़ने की बात की थी। मैंने बिन बताए उस गांव से चली आई थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझसे ज़रूर झूठ बोलती है। माँ मुझसे यही कहा करती थी कि राखी, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आ जाना। न जाने माँ कैसी कैसी बातें किया करती थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, बल्कि घर का माहौल भी कुछ अजीब सा होने लगा था। घर में नई नई चीज़ों का होना और माँ मुझे भी नए नए कपड़े ला कर देती थी। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। फिर भी न जाने इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैं बस यही सोचती रहती थी
कि माँ ये सब कुछ कैसे करती है। और एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि माँ को घर का राशन लेने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। मैं हमेशा यही देखा करती थी कि हमारा ड्राइंग रूम फ्रूट्स और हर तरह के राशन से भरा हुआ होता था। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर ड्राइंग रूम में सफाई करने के लिए जा रही थी कि तभी अचानक माँ ने आकर मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करने से मना कर दिया और कहने लगी, राखी, इस कमरे की सफाई मैं खुद कर लूँगी, तुम जा कर के अपने कमरे की सफाई कर लो। माँ का ऐसा अजीब व्यवहार अब मुझे शक में डाल रहा था। मैं उनके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगी थी। फिर माँ बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उनके बाथरूम में जाते ही मैं ड्राइंग रूम में घुस गई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ फल और बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी। उस पर न जाने किस चीज़ का हिसाब किताब लिखा हुआ था, लेकिन वह सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थीं। मैं अभी वह डायरी अच्छी तरह से देख ही रही थी कि इतने में माँ फौरन ही ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि इस कमरे में मत आना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। तुम्हें मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ किसी भी चीज़ को मत छेड़ना, इसकी सफाई मैं खुद ही कर दूंगी, फिर भी तुम यहाँ कमरे में चली आईं। माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचती हुई ले आई। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हो गया है आपको? मैं इस कमरे में ही तो आई थी और किसी और के घर तो नहीं गई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ ने तभी मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखती रह गई। मुझसे गुस्से में माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ और जाओ अपने कमरे में जाओ। माँ ने मुझे सख्ती से कहा। अब तो माँ की सारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर ही हो गई थीं। हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और अपने पिता से भी दूर थी। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ से इस थप्पड़ की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वह बस हमेशा मुझे डांटती ही रहा करती थी और कहती रहती थी कि तुम बेवजह हर बात पर मत बोला करो। 2 दिन तक मैं अपनी माँ से नाराज़ रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वह आखिर मेरी इतनी छोटी सी बात पर मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हैं। रात को जब मैं सोने जा रही थी तो माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आईं। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। माँ मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी, मुझसे गलती हो गई। इन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, इसीलिए मैंने गलती से तुम पर हाथ उठा दिया था। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी माँ को जब ऐसे माफ़ी मांगते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगाया और खाना भी खा लिया। उस दिन के बाद से ही मुझे माँ की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। उनके सख्त मिजाज की मुझे अब आदत हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि उस दिन कोई तो बात थी जो माँ ने मुझे गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था। कोई तो बात है जो उनको बहुत परेशान करती है, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को सिर्फ एक कमरे में जाने की वजह से क्यों थप्पड़ मारेगी। न जाने वह किस बात से परेशान है। वह अपनी परेशानी मुझे बताती भी नहीं, हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती हैं। जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो वह चौंक जाया करती थी। माँ ने कुछ दिन के बाद घर के बीच में पर्दा लगा दिया था। मैंने माँ से पूछा, ये क्या है? तो वह कहने लगी कि मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया है कि इस घर में एक और किराएदार भी हमारे साथ आकर रहेंगे। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने उस मकान मालिक से ये नहीं कहा कि हम उसको पूरे मकान का किराया देते तो हैं, फिर क्यों इस घर में कोई और आकर रहेगा? माँ कहने लगी, मैंने मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मान ही नहीं रहा है। उसने मुझसे कहा है कि तुम चाहो तो किराया आधा दे सकती हो, मगर ये लोग यहीं इसी घर में रहेंगे, क्योंकि यह उस मकान मालिक के रिश्तेदार हैं। और वैसे भी मोहल्ले वालों का कहना है कि वह अजनबी लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वह उन लोगों पर भरोसा करके उनको हमारे घर में ही रखना चाहता है। मैंने माँ से कहा, उसके रिश्तेदार यहाँ ही क्यों आ रहे हैं? जहाँ पर रहते हैं वहीं रह सकते हैं।
माँ उससे कहने लगी, बेटी ये उनका आपसी मामला है। अब ये घर हमारा होता तो हम इसमें अपने हिसाब से रह सकते थे, जबकि ये एक किराए का मकान है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने माँ से कहा, माँ हम इतने वक्त से इस मकान में रह रहे हैं, फिर भी उस मकान मालिक ने हमारी बात नहीं मानी। इस बात पर माँ ने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, हाँ पता नहीं लोग हमें क्या समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं हैं। मकान मालिक कहता है कि तुम लोग या तो मकान छोड़कर चली जाओ या तो फिर अपने साथ किसी और को भी रखो, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर तो अब मुझे माँ पर ही शक होने लगा था, क्योंकि आज तक मकान मालिक हमारे घर पर नहीं आया था और ना ही उसने हमारे घर आकर किराया मांगा था। माँ हर महीने उसके घर जाकर किराया देकर आया करती थी, मगर फिर भी वह ऐसी बात कर रहा था, जबकि ऐसी बात करने का उसका कोई मतलब भी नहीं बनता था। खैर, मुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही उस मकान मालिक की बात पर। मैंने माँ से वादा किया और कह दिया कि मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जैसा भी हो मैं इस घर में गुजारा कर लूँगी। माँ ने मेरा माथा चूमा, मुझे बहुत सारा प्यार करने लगी और कहने लगी, बस राखी, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ साल और रहे तो हमारे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना घर भी खरीद लेंगे। मैं माँ से कहने लगी, क्यों, इस घर में ऐसा क्या है कि हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। माँ मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई, जैसे कि उनके मुंह से ये बात गलती से निकल गई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ ये बात कहकर चली तो गई थी, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। थोड़ी देर के बाद माँ ने उस पर्दे को दीवार से लगा दिया और फिर दूसरे किराएदार आकर हमारे ही घर में रहने लगे। अब हमारे घर में वो लोग रहते थे, जबकि इससे पहले मैं पूरे घर में खूब घूमा फिरा करती थी। लेकिन अब माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अब तुम सीधे ही कॉलेज से आकर अपने कमरे में घुस जाया करो और अपने कमरे से भी बाहर मत आना। खाना भी मैं खुद ही तुम्हें बनाकर तुम्हारे कमरे में लेकर आ जाया करूँगी, क्योंकि हमारा किचन भी अब एक ही होगा। वह नए किराएदार की पत्नी भी मेरे साथ ही उस किचन में खाना बनाया करेगी, तो इसीलिए तुम कमरे से बाहर मत आना और ना ही किचन में जाना। अगर तुम्हें पानी भी पीना हुआ करे तो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगी। तुम बस अपनी पढ़ाई करो, फिर जब तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाओगी तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। माँ की इन बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी। मैं रोज़ अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देने लगी थी, मगर माँ का व्यवहार बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। इससे पहले मेरे कमरे में माँ नहीं आती थी, क्योंकि अब हमारे हिस्से में एक कमरा आया था, इसीलिए माँ रात के 9 बजे ही मेरे कमरे में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि राखी, कमरे की लाइट बंद कर दो, अब हमें सो जाना चाहिए। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप तो रात के 11 बजे तक जागती हैं। माँ मुझसे कहने लगी, हाँ वो तो है, लेकिन मगर मुझे आज जल्दी से नींद आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी। माँ मुझे कमरे की लाइट तो बंद करवा दी थी, लेकिन वह खुद सो नहीं रही थी। कमरे में अजीब सी खटपट की आवाज़ें बार बार आ रही थीं, जैसे कोई इधर से उधर कोई चीज़ रख रहा हो। मैंने माँ से पूछा, माँ ये कैसी आवाज़ें हैं? तो माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं कुछ भी करूँ। मैं डर के मारे खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बेड के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं अंधेरे में ऐसे ही महसूस करते हुए अपने बेड के नीचे हाथ लगाने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी चीज़ है। मैंने हाथ लगाकर उस चीज़ को और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ ने मुझे एकदम से डांट दिया और कहने लगी, क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, आराम से सो नहीं सकती हो? मुझे समझ नहीं आया कि माँ को आखिर कैसे पता चला कि मैं अपना हाथ नीचे रख रही थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन फिर मैं सो गई। 2 दिन के बाद मैं इस बात को भूल चुकी थी। अब तो माँ रोज़ ही रात होते ही मेरे कमरे में आकर कहने लगती, चलो तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम अपनी किताबें बंद करो ताकि मैं कमरे की लाइट बंद करूं और हम चैन से सो सकें। वैसे भी अब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है। मैं इसलिए भी हैरान होती थी कि माँ ने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किया था,
चाहे मैं कितनी भी रात तक पढ़ाई करती थी। बल्कि वह तो हमेशा यही कहा करती थी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर अब तो वह मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी। रात के 9 बजते ही कमरे में आकर लाइट बंद करने को कह दिया करती थी और कहती थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जबकि पूरी रात भर वो सोती भी नहीं थी। मुझे भी महसूस होता था कि माँ जाग रही हैं, मगर माँ ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को चेक करूंगी, चाहे आज माँ को अच्छा लगे या बुरा लगे। उनके बाथरूम में जाते ही मैंने कमरे की लाइट जला दी और गौर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर मुझे शक होता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ होती है। फिर मैंने अपने बेड के नीचे चेक किया। मैंने देखा कि बेड के नीचे एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। मैं उस बैग को खोलने ही वाली थी कि इतनी ही देर में माँ बाथरूम से वापस आ गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन अब मेरे दिमाग में बार बार उस बैग को खोलने का ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही जब माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने उस बैग को खोलना शुरू कर दिया। मैंने बैग को खोला तो उसमें छोटे छोटे से पैकेट रखे हुए थे। मैंने एक पैकेट को खोला, उसमें देखा कि उसके अंदर कोई सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर था, जिसको देखकर मैं समझ नहीं सकी कि ये क्या चीज़ है। मगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में पता ज़रूर लगाऊंगी कि आखिर इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है। बैग में से एक पैकेट मैंने निकाल लिया और उस पैकेट को कॉलेज लेकर चली गई। उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानती थी। मैंने जाकर वह पैकेट अपनी टीचर को दिखा दिया। मेरे हाथ में वह पैकेट देखते ही वह चौंक गई और कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। मैं उनका अंदाज़ा समझ गई थी कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैंने टीचर से कहा कि टीचर, ये मुझे बाहर से मिला है। टीचर ने मेरे हाथ से वह पैकेट ले लिया और कहने लगी, आइंदा से रास्ते में ऐसी वैसी पड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसे मत उठाना राखी। तुम जैसी जवान लड़कियों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, टीचर लेकिन ये चीज़ है क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि ये ड्रग्स है। जिसने भी ये रास्ते में रखा होगा ज़रूर वह इस चीज़ का नशा करता होगा, वरना कोई आम आदमी नशा नहीं करता। मैं अपनी टीचर की ये बात सुनकर हैरान रह गई और घर जाते ही माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा कि माँ, मेरे बेड के नीचे उस बैग में क्या रखा है? माँ कहने लगी, नहीं तो, उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने माँ से कहा, अब आपका झूठ और दिन नहीं टिक सकता। मुझे पता है कि उस बैग में ड्रग्स हैं। माँ ने घबराकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, क्या कर रही हो राखी? पागल हो गई हो क्या? ये लोग सुन लेंगे। इसीलिए तो मकान मालिक को हम पर शक हो गया है कि मैं ये नशा बेचती हूँ। तभी तो उस मकान मालिक ने इन लोगों को इस घर में रखा है ताकि ये हम पर नज़र रख सकें। और तुम यहाँ आकर सारा भांडा फोड़ रही हो, चीख चीख कर अपने राज उन लोगों को खुद ही बताना चाह रही हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने माँ से कहा, मगर माँ, आप ऐसा काम क्यों करती हो? क्या आप भी नशा करती है? माँ ने मुझसे कहा, नहीं नहीं राखी, मैं नशा नहीं करती। ये नशा नहीं है, ये एक दवाई है। ये दवाई बहुत कीमती है, फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। मैं इसे बेचती हूँ और इसी से पैसे कमाती हूँ। क्या करती बेटी, मुझे तेरी पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना था। मैं अगर तेरी शिक्षा के बारे में ना सोचती तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप मेरी पढ़ाई का बहाना मत बनाओ। आपने इस घर में हर तरह का ऐशो आराम इकट्ठा करने के लिए ये सब कुछ किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ गैर कानूनी काम करें और गैर कानूनी काम करके ये पैसे कमाएं। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ। अब मैं कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। मैंने अपनी माँ को 5 दिन का समय दिया था कि अगर वह इस काम को छोड़ देती हैं तो मैं उनके साथ इस घर में रहूँगी, और अगर उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को और माँ को छोड़कर चली जाऊँगी। माँ मेरी धमकी से काफ़ी डर गई थीं। उनका कहना है कि अगर ये गैर कानूनी काम करना उन्होंने बंद कर दिया तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की बदनामी हो, लोग उनको गलत समझे। अगर इस दुनिया को पता चल गया तो मेरी माँ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी।
अब आप ही लोग बताइए कि मैं अपनी माँ के साथ क्या करूँ। मैं अपनी माँ को जेल भी नहीं भिजवा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं और मैं अपनी माँ के बगैर अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। अगर माँ को अपने आप गलती का एहसास हो गया तो मैं उनको माफ़ कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने माँ से कहा, अब हम इज्जत से पैसा कमाएंगे। मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा लूँगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था कि हम इतने सारे पैकेट्स का क्या करते। रात के वक्त हमने उन सारे पैकेट को पानी में बहा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। अब मेरी माँ और मैं इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में पैसों की थोड़ी कमी तो हो गई है, लेकिन अब हम किसी भी बात से डर कर नहीं रहते। मेरी माँ भी अब बेफिक्र हो गई है। मैं भी कुछ समय बाद डॉक्टर बनकर अपने घर के हालातों को संभाल लूँगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।